नमस्कार दोस्तों। आइए एक बार फिर से बॉटनी बाला में डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के एग्ज़ाम्स, केवीएस, एनवीएस जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स और हर उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जहाँ पर बायोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ सिलेबस। बायोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं और उन्हें रिपीटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड ऑन। तो नोड ऑफ रेनवियर जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? नोड ऑफ रेनवियर हमें देखने को मिलती है न्यूरॉन्स में, और न्यूरॉन्स के किस पार्ट में हमें देखने को मिलती है? ये हमें देखने को मिलती है एक्सॉन में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं डिटेल से न्यूरॉन का, विच इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो जब हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमें मेन 3 तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है उसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, सोमा, साइटोन या पेरिकैरियन। सो ये वाला जो पार्ट है ये है सेल बॉडी, इसी को सोमा, साइटोन या फिर पेरिकैरियन के नाम से भी जाना जाता है। ये डिवाइड नहीं करती है, ये जो सेल बॉडी होती है ये डिवाइड नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है और एक प्रोमिनेंट यहाँ पर ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के सेल बॉडी में, जिसको हम क्या कहते हैं? निसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। ये निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्री राइबोसोम से बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो ये निसल्स ग्रेन्यूल हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? इन सेल बॉडी में देखने को मिलते हैं। कहाँ? न्यूरॉन्स में। इस सेल बॉडी के साथ साथ यहाँ पर इस सेल बॉडी में कुछ न्यूरोफाइब्रिल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और ये जो न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं ये साइटोन की जो इंटरनल कंडक्शन है उसमें हेल्प करते हैं। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर एक सिंगल जो न्यूक्लियस है वो भी हमें देखने को मिलता है और वेरी प्रोमिनेंट न्यूक्लियस जो है ये होता है। और सेंट्रियोल के अलावा लगभग हर जो सेलुलर ऑर्गेनेली है वो इस सेल बॉडी में प्रेजेंट होती है। इस सेल बॉडी से कुछ प्रोजेक्शंस निकलती हैं जो ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस होती हैं और ये एक प्रोजेक्शन भी हो सकती है और ढेर सारी प्रोजेक्शन भी हो सकती है। तो इन प्रोजेक्शंस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। इन डेंड्राइट्स में भी निसल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इन डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इनका काम होता है यहाँ से सेल बॉडी की तरफ, ठीक है, अपनी डेंड्राइट से खुद से सेल बॉडी की तरफ जो नर्व इम्पल्स है उसको कंडक्ट करना। इसके साथ जो ये डेंड्राइट्स हो गए, जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो जो हमें यहाँ पर नज़र आता है वो ये लंबा सा एक स्ट्रक्चर है जो इस साइटोन से ओरिजिनेट होता हुआ नज़र आता है, लॉन्ग फाइबर। और इस फाइबर को हम क्या कह देते हैं? एक्सॉन कह देते हैं। और इसके जो एंड होते हैं वो किस तरह से होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। और इन्हीं एंडिंग्स के ऊपर हमें कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये ब्रांचेस जो होती हैं ये एंड करती हैं एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर को हम साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, जहाँ पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होती है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सॉन का काम क्या होता है? जो इम्पल्स ये डेंड्राइट्स सेल बॉडी तक लेकर आई हैं उस इम्पल्स को सेल बॉडी से इन टर्मिनल पोर्शन तक लेकर जाना, कंडक्ट करना। ये जो एक्सॉन होता है यही फंक्शनल पार्ट होता है नर्व सेल का। तो इस एक्सॉन की अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर मैं इस एक्सॉन का ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाऊं तो ये एक्सॉन हमें 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक जिसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और दूसरा जिसके ऊपर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है। तो वो एक्सॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी उनको हम मेड्यूलेटेड एक्सॉन्स कहते हैं और उन नर्व्स को हम मेड्यूलेटेड नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन क्या है? मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। क्या है ये मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स? ये एक
एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर माइलिन की शीथ है और इस माइलिन की शीथ के ऊपर श्वान सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेड्यूलेटेड, जहां पर श्वान सेल्स क्या है, माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस माइलिन शीथ का काम क्या है, ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवाती है इस माइलिन शीथ में। जब नर्व की कंडक्शन यहाँ पर होनी है तो वो किस तरह से होगी, ये जो नोड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इन नोड्स को हम कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर में ही कंडक्शन जो है वो इस तरह से जंप करते हुए आगे को होती है। तो बहुत फास्ट जो है वो कंडक्शन यहाँ पर हो जाती है मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स में। ये मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स जो हैं वो स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स भी होते हैं, नर्व फाइबर्स का मतलब है एक्सॉन, कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स भी होते हैं जहां पर ये मेडुलेटेड या माइलिन शीथ जो है वो अब्सेंट होती है। सिर्फ श्वान सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये माइलिन शीथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये काफ़ी हमें पतले से देखने को मिलेंगे और सिर्फ श्वान सेल्स हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की नोड्स जो हैं वो हमें नज़र नहीं आती हैं। माइलिन शीथ एब्सेंट है, नॉन माइलिनेटेड है, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर्स हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्शन होगी वो बहुत स्लो रेट में होती है। ठीक है, तो ये इस तरह के जो नर्व फाइबर्स हैं वो हमें ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम देखें कि कितना फास्ट जो है वो नर्व का इम्पल्स इस माइलिन नोड ऑफ रेनवियर के थ्रू होता है, तो वो अगर हम देखें तो जो ह्यूमंस में अगर हम देखें तो जो माइलिनेटेड जो शीथ है वहाँ पर अगर कंडक्शन हो रहा है 100 मीटर्स पर सेकंड का, अबाउट 100 to 200 मीटर पर सेकंड का हो रहा है, तो यही जो इम्पल्स है ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स में हमें देखने को मिलता है ओनली एंड ओनली 2 मीटर पर सेकेंड। सो ये इफेक्ट है नोड ऑफ रेनवियर का। तो नोड ऑफ रेनवियर में मैंने क्या कहा कि इस तरह से जो इम्पल्स है वो जंप करते हुए जाएगा, इस तरह से जंप करता है, इम्पल्स सिग्नल जो है वो जंप करता है। इस तरह की कंडक्शन को, जो माइलिनेटेड फाइबर्स जो कंडक्शन करते हैं, इस कंडक्शन को हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन। साल्टेटरी कंडक्शन में इस साल्टेयर का मतलब क्या होता है, टू जंप। ओके, सो ये था नोड ऑफ रेनवियर जो कहाँ हमें देखने को मिलता है, एक्सॉन्स में देखने को मिलता है। और साइनैप्स क्या हुआ, साइनैप्स इज द स्पेस बिटवीन द साइनेप्टिक लोब, एक्सॉन की जो एंडिंग है ये साइनेप्टिक लोब और दूसरी तरफ जो डेंड्राइट है, उनके बीच का जो स्पेस है, ये स्पेस क्या है यहाँ पे, इसको साइनैप्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का, वो क्या नहीं करता है, डज इट स्लो हार्ट बीट, डज इट कंस्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स, स्टिमुलेट सलेवरी सिक्रीशन या स्टिमुलेट पेरिस्टल्सिस। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये कंस्ट्रिक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ को, बाकी ये सब कुछ करता है। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं करता है। ब्रोंक्यूल्स अगर कंस्ट्रिक्ट हो रही है, कंस्ट्रिक्शन नहीं करता है इनकी, ये इनकी रिलैक्सेशन करता है, जिससे जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल आ जाता है। तो अभी अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने पिछली वीडियो में भी इस नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था, यहाँ पर भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन या मैमल्स की अगर बात करें तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स हैं, ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है वही इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहा है। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो आती हैं और उनके थ्रू जो भी फंक्शन होता है वो आता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ही अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है
ये आगे चलकर सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स को केयर करता है। वॉलेंट्री ऑर्गन्स की जो भी मूवमेंट है या उनका जो नर्व इम्पल्स है, कंडक्शन है, उसको अफेक्ट करेगा। वॉलेंट्री ऑर्गन्स कौन से हुए? जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं। और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इसी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को हम वेजिटेटिव नर्वस सिस्टम भी बोल देते हैं और विजरल नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं। और सारी की सारी जो नर्व्स होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ये कैसी होती हैं? प्योरली मोटर नेचर की होती हैं। मोटर नेचर की नर्व्स जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जिसको मैं यहाँ पर ANS से डिपिक्ट करूँगी, तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये दो तरह का है। अभी देखो, एग्ज़ाम का पता नहीं है कि एग्ज़ाम कब आएगा, ठीक है। और पिछले एग्ज़ाम्स जो हैं, आप तभी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप कोई बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या पिछले एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके अभी क्लियर नहीं हो पाए हैं, या अभी आपको ये नहीं पता है कि आने वाला टाइम जो है वो कितना क्रूशियल होने वाला है, कितना मुश्किलों भरा होने वाला है, या अगर आपकी नौकरी नहीं लगी, आप कहीं पे सेटल नहीं हुए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर आप नहीं हुए, तो आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपको किस तरफ लेके जाएगी। अब ये सब बातें सुनकर आप ज़रूर थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी आपको महसूस होने लगी हुई होगी। आप डर जो है वो आपको कहीं ना कहीं लगने लगा होगा ये सब सुनकर। तो ये जो भी डर लग रहा है आपको, ये जब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो जाता है, या अगर आपको डर लगता हो तो रात को कोई आपको ये कह दे कि आपने भूत देखा, ठीक है, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, और किसी भी चीज़ से आपको कोई डर लग रहा है, तो वहाँ पर आपका जो नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, तो वो क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है आपकी बॉडी में वो इनहिबिट हो जाएगी, आपका मुंह सूखने लगेगा, स्लाइवेशन जो है वो इनहिबिट हो जाएगी, डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ये डिले हो जाता है, पेशाब नहीं आता है जिसको मिक्टोरेशन कहते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो रिलैक्स कर जाता है, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है क्योंकि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं, प्यूपिल का डायलेशन हो चुका है जिसको माइड्रेसिस कहते हैं, और गूज बम्प्स जो हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। ऑफ कोर्स ये जब भी डर लगता है तो ये सब कुछ ही तो होता है। और हार्मोन ऑफ फियर एंड फ्लाइट वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। कहाँ से? एड्रेनलिन और जो नॉर एड्रेनलिन हैं वो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ही एसोसिएटेड होते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो स्ट्रेस और एंजाइटी कॉज करता है बॉडी में, उसको क्या कहते हैं, उसको एंटरटेन करता है, तो वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा, जब आप बिल्कुल हेल एंड हैप्पी हैं, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो क्या होता है? अच्छी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, स्लाइवेशन अच्छी होती है, डाइजेशन अच्छी होती है, यूरिनेशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होता है, इवन हार्ट बीट भी नॉर्मल होती है, और जो हमारी प्यूपल्स होती हैं वो भी नॉर्मल कंडीशन में होती हैं। तो वो कंडीशन कौन सी होती है? जब हमारी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है? एक्टिव होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एसिटाइल कोलिन जो है वो यहाँ पर सिक्रीट होता है। ओके, तो ये था बिल्कुल सिंपल सा नर्वस सिस्टम जिसको हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश यहाँ पर की है।
ओके, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है। हार्ट बीट ज़रूर स्लो होती है यहाँ पर, स्लेवरी सिक्रीशन भी स्टिमुलेट होती है, पेरिस्टाल्सिस भी स्टिमुलेट होती है, लेकिन जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, ये डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। तो जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे एक्टोडर्म से डेवलप होता है। अब देख लेते हैं कि एक्टोडर्म से और क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। एक्टोडर्म से हमारी स्किन, नर्वस सिस्टम, कॉर्निया, सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे हेयर्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे इनर ईयर्स, टीथ का इनामल, और जो माउथ यानी बकल कैविटी है और जो एनस का एपिथेलियम है वो सारे एक्टोडर्म से डेवलप होते हैं। मीजोडर्म की अगर बात करें तो मीजोडर्म में सबसे पहले नोटोकॉर्ड लिख लेना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये भी जो है मीजोडर्म से ओरिजिनेट होता है। और बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है ये भी मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है। स्किन का डर्मिस वाला जो पोर्शन है वो भी कहाँ से, इस मीजोडर्म से ही ओरिजिनेटेड होती है। और एंडोडर्म को अगर हम देखें तो एंडोडर्म में जो डाइजेस्टिव ट्रैक की माउथ और एनस को छोड़ के जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो एंडोडर्म से बनती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की एपिथेलियल लाइनिंग, यूरेथ्रा की एपिथेलियल लाइनिंग, यूरिनरी ब्लैडर की एपिथेलियल लाइनिंग, ये किससे बनती है, एंडोडर्म से बनती है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग है वो भी एंडोडर्म से बनती है। एंडोडर्म से प्योरली बनता है लीवर, पेनक्रियाज, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, तो ये कैसे हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन के ऑर्गन्स हैं। तो ये तो सिर्फ इतना ही है। नर्वस सिस्टम कहाँ से, जर्मिनल लेयर, कौन सी जर्मिनल लेयर से, एक्टोडर्म से यहाँ पर बनता है। इवन जो ब्रेन है वो एक्टोडर्म में न्यूरल ट्यूब जो बनती है वहीं से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनती हैं, और न्यूरल ट्यूब किसका पार्ट है, ये एक्टोडर्म का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which part of the brain is associated with regulation of sexual behavior and expression of emotional reactions। ऑप्शन दिए गए हैं सेरेब्रम, कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया, पोन्स या हाइपोथैलेमस। तो जो सेक्सुअल बिहेवियर और एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन है, इसको अगर हम देखें तो ये हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ब्रेन को अगर हम देखें तो ब्रेन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। हर एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में हो रही है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन को हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं बॉडी का, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे स्कल जो है इसके अंदर ये ब्रेन प्रेजेंट होता है, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होता है। और इस स्कल के अंदर भी, इस ब्रेन के बाहर 3 लेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर ये ब्रेन है तो सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको ड्यूरा मैटर कहते हैं, बीच वाली को अरेक्नॉइड कहते हैं जो बिल्कुल थिन मेम्ब्रेन होती है, और इनर मोस्ट जो लेयर है उसको पिया मैटर कहते हैं। और ये एसोसिएटेड होती है, बिल्कुल जुड़ी हुई होती है किसके साथ, ब्रेन के साथ जुड़ी होती है। अब अगर ब्रेन की हम बात करते हैं तो ब्रेन जो है इसको हम मोटे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और ये 3 हिस्से कौन कौन से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। अभी फोर ब्रेन की अगर हम बात करें तो आगे वाला हिस्सा, जो भी हम जब ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसमें जो हमें सबसे बड़ी जो चीज़ नज़र आती है वो हमें फोर ब्रेन का सेरेब्रम वाला हिस्सा नज़र आता है। जो भी ब्रेन बोल के आपके दिमाग में जो भी स्ट्रक्चर नज़र आया है उसमें जो मेजर पोर्शन है वो किसका है, सेरेब्रम का है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। तो यहाँ फोर ब्रेन की जब हम बात कर रहे हैं तो फोर ब्रेन में हमारे पास 3
पार्ट्स हैं जिससे बना हुआ है। फर्स्ट इज सेरेब्रम, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम की जब हम बात कर रहे हैं तो सेरेब्रम जो है 2 हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हम इसको कहते हैं, उससे बना हुआ होता है। एकदम अखरोट का जो स्ट्रक्चर है वो याद आ रहा है आपको, तो बिल्कुल वैसा ही। और बहुत डीप क्लेफ्ट्स जो हैं वो इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। 2 रीजन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है और दूसरा होता है इनर पार्ट। कॉर्टेक्स को हम ग्रे मैटर भी बोलते हैं और इनर पार्ट जो उसको हम वाइट मैटर भी बोलते हैं। कॉर्टेक्स को ग्रे पार्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉर्टेक्स में जो है वो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी या साइटॉन्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेश अपीयरेंस जो है इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स की हमें देखने को मिलती है। यही जो सेल बॉडीज़ जहाँ पे बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में होती है, अभी आप जो कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शन अपने दिमाग में कर रहे हो इस वीडियो को देखते हुए, जैसे आप इंटरसेंसरी एसोसिएशन कर रहे हो। इंटरसेंसरी एसोसिएशन क्या है? हो सकता है आप मुझे देखने और सुनने के साथ साथ लिख भी रहे हो, तो ये 2-3 सेंसेस जो आपका काम यहाँ पर कर रही हैं, ये एसोसिएट हो रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एसोसिएशन का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? सेरेब्रम कर रहा है। आप इस वीडियो में जो कहा गया है उसको याद रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये मेमोराइजेशन का काम किसका है? इसी सेरेब्रम का काम है। आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, मैं जो कह रही हूँ उसको समझ पा रहे हो, उसका रेफरेंस निकाल पा रहे हो, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। और उस कम्युनिकेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है? ये सेरेब्रम ही हेल्प कर रहा है। ओके, तो सेरेब्रम के ये सारे फंक्शन हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के। और इनर पार्ट जो सेरेब्रम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सिर्फ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और एक्सॉन्स कैसे होते हैं? वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, क्योंकि ये माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं ये वाइट कलर की अपीयरेंस देते हैं, इसीलिए इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम को हम क्या कहते हैं? वाइट मैटर भी कहते हैं। ओके, अगर सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है हमारे पास थैलेमस। इस सेरेब्रम के ठीक नीचे जो है वो हमें थैलेमस देखने को मिलता है। और जो रिले सेंटर होता है, वो रिले सेंटर हम इस अपनी बॉडी का इस थैलेमस को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग है उसकी कोऑर्डिनेशन यहाँ पर होनी है। कौन सी इंफॉर्मेशन फर्दर इस ब्रेन के सेरेब्रम तक जाएगी वो कौन यहाँ पर डिसाइड करता है? ये थैलेमस ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसको सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग का मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर जो है वो कहा जाता है। इस थैलेमस के ठीक नीचे यहाँ पर हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना हाइपोथैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, हाइपोथैलेमिक जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रीट करना। भूख प्यास अगर नहीं लग रही है या बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो काम भी किसका है? वो भी इस हाइपोथैलेमस का ही काम है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग की जो अर्ज है वो कौन है? ये हाइपोथैलेमस ही तय करता है। इसके अलावा इनर पार्ट ऑफ जो सेरेब्रम अभी हमने बात की, उसके साथ कुछ और स्ट्रक्चर जैसे अमेगडेला है या हिपोकैम्पस है, ये भी ब्रेन के पार्ट हैं। इन सभी के साथ मिलकर क्या करता है? ये हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है सेक्सुअल बिहेवियर को और इमोशनल एक्सप्रेशंस को, जो इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। तो हाइपोथैलेमस ही जो है वो लिम्बिक सिस्टम, यानी जो इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रम और उसके साथ अमेगडेला, हिपोकैम्पस जैसे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके साथ मिलकर सेक्सुअल बिहेवियर, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, फियर, इमोशंस, इन सभी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। तो ये हाइपोथैलेमस है। तो ये तो हमने अभी बात की फोर ब्रेन की। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें,
अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में मेन जो स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए वो है सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट ये एक डक्ट है। सेरेब्रल एक्विडक्ट एक डक्ट है, ये एक कनाल है जो इस मिड ब्रेन से पास होती है, सेरेब्रल एक्विडक्ट। और याद होना चाहिए ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया। कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया, ठीक है। 4 राउंड स्वेलिंग्स होती हैं ह्यूमन के केस में, जिनको हम ऑप्टिक लोब्स कहते हैं मैमल्स के केस में। और फ्रॉग के केस में ये जो ऑप्टिक लोब्स होते हैं ये 2 ही होते हैं और उनको हम वहाँ पर कॉर्पोरा बाइजेमिना कहते हैं, क्वाड्रिजेमिना नहीं कहते हैं, बाइजेमिना कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं कि ऑप्टिक लोब्स या कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिया आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इट इज़ प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड ऑफ मिड ब्रेन। नेक्स्ट जो पार्ट है ब्रेन का जिसको हमें डिस्कस करना है वो है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी पीछे वाला जो ब्रेन है बैक साइड में। तो हिंड ब्रेन में पीसीएम याद रख लेना है, पोन्स, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा। पोन्स को अगर देखना है तो पोन्स में क्या है, पोन्स में ऐसे फाइबर्स एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो वो क्या है, पोन्स। पोन्स वेरोलाई करके एक स्ट्रक्चर है। पोन्स वेरोलाई एक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, और ये जो पोन्स वेरोलाई है यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। तो ये याद रखना है, पोन्स वेरोलाई, ठीक है। पोन्स के अंदर एक स्ट्रक्चर है पोन्स वेरोलाई जो सिर्फ मैमल्स में प्रेजेंट होता है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम की अगर हम बात करें तो सेरेबेलम क्या है, जैसे गायरोस्कोप होता है। गायरोस्कोप क्या है, एक इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप जैसे मर्जी हिला लें, ये जो प्लेट है ये बिल्कुल बैलेंस्ड रहती है, हिलती डुलती नहीं है, एकदम बैलेंस्ड रहती है। तो वो गायरोस्कोप होता है। तो वैसे ये सेरिबेलम जो है ये भी हमारी बॉडी का गायरोस्कोप है। ये हमारी बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती कि हमें अपना बैलेंस बनाना है, ये अपने आप अपना बैलेंस जो है हमारी बॉडी बनाती है थ्रू दिस सेरिबेलम। और ये भी बहुत ज़्यादा कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, इसमें भी गायरी और सल्काई वैसे ही प्रेजेंट होते हैं जैसे सेरेब्रम में प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हमें देखने को मिलते हैं, सेल बॉडी बेसिकली उनकी। और ये बॉडी को बैलेंस करने के साथ साथ हमारी स्पीड, हमारी लोकोमोशन को भी कंट्रोल करता है सेरिबेलम। तो साइकिल चलाते वक्त या स्कूटी चलाते वक्त अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है और कुछ दिनों के बाद वो बैलेंस बहुत अच्छे से बन जाता है तो वो इस सेरिबेलम की वजह से ही बनता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला से याद रखना मिडल, और मिडल में जो भी आपके ऑर्गन्स हैं जो आप अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते हो, बेसिकली जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट है, वैसोमोटर एक्टिविटीज़ हैं, पेरिस्टाल्सिस है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इवन बहुत सारे जो रिफ्लेक्सेस हैं जिसमें कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, हिकअपिंग जो है, जब भी आपको इस तरह से हो, आपको खांसी आए, छींक आए, वोमिट आए या हिचकियाँ आए, तो समझ लेना कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये जो हिंड ब्रेन है जिसमें पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा आते हैं, यही फर्दर आगे चलकर जो है स्पाइनल कॉर्ड में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ब्रेन स्टेम जो है ये बनाते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि ब्रेन जो है वो कहाँ से, एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है।
एक्टोडर्म में भी फर्दर न्यूरल ट्यूब बनती है और जो उसी न्यूरल ट्यूब से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस सेशन। तो यहाँ पर ब्रीदिंग इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय लंग्स, ट्रेकिया, रिब्स। यहाँ पर ज़रूर ये ब्रीदिंग को एसोसिएटेड ब्रीदिंग से एसोसिएटेड जो पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के वो हैं, लेकिन जो कंट्रोल करती है ब्रीदिंग को वो यहाँ पर कौन है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हालांकि मैंने कहा कि पोन्स वेरुलाई जो है वहाँ पर भी कंट्रोल होती है ब्रीदिंग, क्योंकि वहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा दिया है जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो ज़रूर इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर करें, और लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो भी कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।